नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं बिग पिक्चर। आज हम बात करेंगे ग्लोबल ट्रेड की, उस दुनिया की जहां एक तरफ कुछ बड़े बाजार बनते हैं और दूसरी तरफ एक युद्ध उन बाजारों को तोड़ता है। अब नजर डाल लेते हैं आज की बिग पिक्चर पे हमने कौन कौन सी खबरें आज हमने इस बिग पिक्चर में शामिल करी हैं। तो पहली, अमेरिका का राइस मिलिंग मार्केट बूम कर रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, ऑटोमेशन आ रहा है और स्पेशलिटी राइस की डिमांड बढ़ रही है और इसमें भारत के लिए एक बड़ा सवाल छुपा हुआ है। दूसरी, वेस्ट एशिया का युद्ध भारत के एक्सपोर्ट्स को जला रहा है। कर्नाटक का आम ढाका और बेलागावी से गल्फ नहीं पहुंच पा रहा। राजस्थान की सोजत की 250 करोड़ की मेहंदी पोर्ट्स पर फंसी हुई है और बीकानेर का भुजिया कंटेनर्स में बंद है। और तीसरी, एक अच्छी खबर, इंडिया का कॉफी एक्सपोर्ट ऑल टाइम रिकॉर्ड $2.13 बिलियन का दुनिया भर में मांग है और यह मोमेंटम बताता है कि अगर सही प्रोडक्ट्स हो, सही मार्केट हो तो भारत जीत सकता है। और चौथी, इंडिया ने 25 लाख टन यूरिया का ग्लोबल टेंडर निकाला। वेस्ट एशिया में वॉर की वजह से फर्टिलाइजर सप्लाई डिस्टर्प्टेड है, खरीफ सीजन आ रहा है और किसान के खेत तक यूरिया पहुंचना जरूरी है। और पांचवी खबर है बांग्लादेश का आरएमजी यानी कि रेडीमेड गारमेंट सेक्टर यूरोपियन यूनियन में संघर्ष कर रहा है। शीन और तेमू की नई ई कॉमर्स इकोनॉमी ट्रेडिशनल होलसेल चैनल्स को तोड़ रही हैं। 5 खबरें हैं और एक ही सूत्र में हैं। दुनिया के व्यापार में कुछ उठ रहा है तो कुछ गिर भी रहा है। भारत कहां खड़ा है, यही है आज की बिग पिक्चर। तो पहले शुरू करते हैं यूएस राइस मिलिंग बूम से। ये भारत के लिए इसमें मौका कहां है? जी हां दोस्तों, हम शुरू करते हैं एक ऐसी खबर से जो पहली नजर में अमेरिका की लगती है, लेकिन असल में भारत के लिए यह एक बड़ा सिग्नल है। अमेरिका का राइस मिलिंग मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबल राइस मिलिंग मार्केट 2025 में $1.29 बिलियन का था। जी हाँ, $1.29 बिलियन का था और 2035 तक यह $2.14 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, यानी 5.2% CAGR की रफ्तार से। लेकिन यहाँ जो खास है वो यूएस का अपना ट्रैजेक्टरी है। अमेरिका में 47% राइस मिलिंग फैसिलिटीज ऑलरेडी ऑटोमेटेड हैं। ब्राउन राइस और फोर्टिफाइड राइस की कंज्यूमर डिमांड 33% बढ़ी है। AI बेस्ड सॉर्टिंग सिस्टम 36% ग्रो हुए हैं और यूएस बेस्ड राइस मिल्स ने पिछले साल की तुलना में प्रोडक्शन 22% बढ़ाया है। अब ये भारत के लिए क्यों रिलेवेंट है, तो इसके 2 कारण हैं। पहला, भारत दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है, 40% ग्लोबल राइस ट्रेड। लेकिन भारत मोस्टली रॉ और पार बॉइल्ड राइस एक्सपोर्ट करता है। यूएस में जो डिमांड बढ़ रही है वो स्पेशलिटी राइस की है, ब्राउन राइस, ऑर्गेनिक राइस, फोर्टिफाइड राइस और वैल्यू एडेड फॉर्म्स। अगर भारत अपनी राइस मिलिंग को अपग्रेड करे, AI सॉर्टिंग, प्रिसीजन ग्रेडिंग, फोर्टिफिकेशन, तो यूएस जैसे प्रीमियम मार्केट्स में हम केवल कमोडिटी नहीं, ब्रांडेड प्रोडक्ट बेच सकते हैं। दूसरा, यूएस का ऑटोमेशन वेव इंडिया के लिए दर्पण है, आईना है। इंडिया में अभी भी ज्यादातर राइस मिलिंग मैन्युअली या सेमी ऑटोमेटिकली होती हैं। बिहार जैसे राज्यों में राइस प्रोडक्शन तो बहुत है, लेकिन मिलिंग क्वालिटी इनकंसिस्टेंट है। अगर हम यूएस के ऑटोमेशन मॉडल को एडॉप्ट करें तो एक्सपोर्ट क्वालिटी और कंसिस्टेंसी दोनों बेहतर होगी। दोस्तों, यूएस राइस मिलिंग बूम एक एक्सटर्नल सिग्नल है। अगर दुनिया प्रीमियम प्रोसेस्ड फोर्टिफाइड राइस चाहती है और भारत के पास सबसे ज्यादा राइस है, तो हमें वो राइस उस फॉर्म में देना होगा जिसकी डिमांड दुनिया कर रही है, देना होगा। अगर यह किया तो यह ट्रांजिशन भारत की नेक्स्ट एग्री एक्सपोर्ट स्टोरी हो सकती है। और अब बात वेस्ट एशिया क्राइसिस और एक्सपोर्ट की तबाही की। कर्नाटक का आम, राजस्थान की मेहंदी और बीकानेर का भुजिया पर बड़े संकट की अब हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, अब ये वो खबरें हैं जो दिल दुखाती हैं। वेस्ट एशिया में वॉर है। 28 फरवरी को यूएस इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक्स किए, हॉर्मुज बंद हुआ, शिपिंग रूट्स बदले और फ्रेट महंगा हुआ और इसका असर भारत के हर कोने में पहुंच गया है। आज 3 कहानियां हैं दोस्तों इस खतरे को लेकर, इस समस्या को लेकर। कर्नाटक, राजस्थान और बीकानेर से तीनों कहानियां आ रही हैं। पहले बात करते हैं कर्नाटक के आम की। तो धारावाड़, बेलागावी और हावेरी, कर्नाटक के इन जिलों में अल्फांसो आम की खेती होती है। पिछले 1 दशक से इन किसानों ने दुबई, ईरान, कुवैत, अबू धाबी अर्थात गल्फ के बाजारों को आम एक्सपोर्ट किए हैं।
पिछले सीजन में 300 मीट्रिक टन से ज्यादा आम गल्फ को गए हैं, लेकिन इस सीजन एक्सपोर्टर्स ने किसानों से अभी तक कोई भी कांटेक्ट नहीं किया। गल्फ मार्केट्स स्लो हो गए हैं, शिपिंग डिस्ट्रप्टेड है और 30 से ज्यादा वैरायटीज उगाने वाले किसान अब सिंगापुर, यूएस और यूके की तरफ रुख कर रहे हैं। यडवाड के एक किसान जो 10 साल से दुबई और कुवैत को आम एक्सपोर्ट करते थे, कह रहे हैं कि हमें नहीं पता इस सीजन क्या होगा, लेकिन एक उम्मीद भी है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने ट्रेनिंग वर्कशॉप्स किए, 100 से ज्यादा किसानों ने डायरेक्ट एक्सपोर्ट के लिए रजिस्टर किया और सिंगापुर ने ऑर्डर्स प्लेस करने शुरू किए हैं। यानी क्राइसिस ने एक नई सोच भी जगाई है कि गल्फ पर ही निर्भर मत रहो। अब बात करते हैं दूसरे क्राइसिस की, जो है राजस्थान की मेहंदी और बीकानेर की भुजिए की बात। जी हां, अब राजस्थान से 2 और तकलीफें हैं। सोजात पाली जिले में है। यहाँ की मेहंदी रामायण में जिक्र हो इसका, बॉलीवुड में या हॉलीवुड में, दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ 150 से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं। इंडस्ट्री का एनुअल टर्नओवर सोच के हैरान रह जाएंगे, 4000 से 5000 करोड़ का है और आज प्रोडक्शन 80% गिर गया है। 250 करोड़ का माल पोर्ट्स में और वेयर हाउसेस में फंसा हुआ है। फैक्ट्रीज जो 24 घंटे चलती थी अब 12 घंटे चल रही हैं। सोचिए 50% पे चल रही हैं और यूपी और बिहार से आए मजदूर घरों को वापस जा रहे हैं। अधिकतर एक्सपोर्ट जबल अली पोर्ट दुबई से होते हैं, वो रूट अब प्रैक्टिकली बंद है। अल्टरनेटिव्स रूट्स हैं लेकिन बहुत महंगे हैं। बायर्स फिलहाल उतने पैसे दे नहीं रहा तो एक्सपोर्टर क्या करे। अगर युद्ध जल्दी नहीं थमा तो स्थिति और भी खराब हो सकती है, क्योंकि युद्ध थमते ही चीजें एकदम से सामान्य नहीं हो जाएंगी, यह भी कुछ समय लेंगी सामान्य होने में। और अब बात बीकानेरी भुजिया की। यहाँ का भुजिया और नमकीन गल्फ और यूरोप को जाता था। 15-20 कंटेनर्स हर महीने एक्सपोर्ट होते थे और 60 कंटेनर्स अन्य सामान के, यानी कि टोटल मिला के आप 75 से 80 कंटेनर्स कह सकते हैं। लेकिन अब फ्रेट चार्जेस में शार्प जंप, एडिबल ऑयल में 20% की महंगाई और पैकेजिंग कॉस्ट 30 से 40% बढ़ चुकी है। प्रोडक्शन ऑनगोइंग है लेकिन डिलीवरी अनसर्टेन है। एक्सपोर्ट सीजन का पीक टाइम है और ऐसे में एक्सपोर्टर्स अपनी स्ट्रेटेजी रीअसेस कर रहे हैं। बीकानेर में ही बेदगी मिर्च के एक्सपोर्टर्स बोल रहे हैं कि एक कंटेनर का भाड़ा 2 लाख हो गया है, जो 18 टन कैरी करता था। प्रॉफिट से ज्यादा तो लागत आ रही है। दोस्तों, 3 कहानियों का एक ही सूत्र है, गल्फ पर डिपेंडेंसी। गल्फ बंद हुआ तो इंडिया का एक बड़ा एक्सपोर्ट कॉरिडोर बंद हो गया है। लेकिन इसमें एक लेसन भी निकल कर आया है दोस्तों। कर्नाटक के किसानों ने यूएस और सिंगापुर की तरफ रुख किया और यह सही दिशा है। अगर गल्फ के साथ साथ जापान, कोरिया, यूके, सिंगापुर, यूएस जैसे मार्केट्स डेवलप हों तो एक रीजन बंद होने पर दूसरा संभाल सके। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन यह वेस्ट एशिया क्राइसिस का सबसे बड़ा लेसन है और इसकी न्यू राइस एक्सपोर्ट के लिए भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस में IREF ने रखी थी 26 नए देशों को राइस एक्सपोर्ट के लिए आइडेंटिफाई करके, और यह सभी क्षेत्र में आवश्यक है। सरकार को नए बाजार डिप्लोमेसी के जरिए खोलने चाहिए और व्यापारियों को एंट्री दिलाने में मदद करनी चाहिए। और अब इसी बीच एक्सपोर्ट से जुड़ी एक अच्छी खबर की भी है। इंडिया का कॉफी एक्सपोर्ट रिकॉर्ड पर पहुंच गया है, $2.13 बिलियन। यह कैसे हुआ? जी हां दोस्तों, यह खबर चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट तो देती है। इंडिया के कॉफी एक्सपोर्ट ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाया है, $2.13 बिलियन का। जी हां, पिछले साल यह था $1.81 बिलियन, यानी कि 17% की ग्रोथ आई है। और रुपयों के टर्म्स में अगर हम देखें तो यह 18,887 करोड़ का है, 22% से ज्यादा की बढ़त। और रुपये में प्रतिशत में बढ़त इसलिए अधिक है क्योंकि रुपये की वैल्यू गिर गई है। लेकिन वॉल्यूम भी बढ़ा है दोस्तों, 4.07 लाख टन से ज्यादा। और इंडिया अब दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉफी एक्सपोर्टर है। यह सक्सेस कहां से आया है, सफलता कहां से आई? तो 3 कारण है दोस्तों इसके। तो सबसे पहला है ग्लोबल प्राइसेस बढ़े हैं। जी हां, ग्लोबल प्राइसेस बढ़े, रोबस्टा कॉफी की डिमांड बढ़ी और इंडिया के पास रोबस्टा का अच्छा स्टॉक था। जब ग्लोबल प्राइसेस बढ़े तो इंडिया ने उसका फायदा उठाया। दूसरा, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, इंस्टेंट कॉफी, रोस्टेड कॉफी, पैकेज्ड कॉफी, इनकी डिमांड तेजी से बढ़ी। यूरोपियन यूनियन की रेगुलेशंस ने सस्टेनेबिलिटी कंप्लायंट कॉफी की मांग बढ़ाई और इंडिया ने उस सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट किया। और तीसरा,
ज्योग्राफी। इटली, जर्मनी, रशिया, बेल्जियम, तुर्की, ये सब इंडिया के टॉप बायर्स हैं। यूरोपियन यूनियन में इंडियन कॉफी की स्टैब्लिश्ड प्रेजेंस है। वेस्ट एशिया क्राइसिस ने शिपिंग को डिस्टर्ब जरूर किया, लेकिन कॉफी बोर्ड के सीईओ कुर्मा राव ने कहा कि अल्टरनेटिव रूट्स और एडवांस प्लानिंग ने इंपैक्ट को लिमिटेड रखा। दोस्तों, यहाँ एक बड़ा कंट्रास्ट है। कर्नाटक का आम गल्फ में फंसा, लेकिन कर्नाटक का कॉफी यूरोपियन यूनियन और रशिया पहुंचा, रिकॉर्ड बना। क्यों? क्योंकि कॉफी के पास लॉन्ग शेल्फ लाइफ है, प्लानिंग में वक्त था, अल्टरनेटिव शिपिंग रूट्स थे और डाइवर्सिफाइड बायर्स थे। आम पेरिशेबल है, एक मार्केट बंद हुई, अल्टरनेटिव नहीं था। यही फर्क है और यही सबक भी है। इंडिया के कॉफी सक्सेस का मॉडल दूसरे एग्री एक्सपोर्ट्स को भी अडॉप्ट करना चाहिए। डाइवर्सिफाइड मार्केट्स, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और लॉन्ग टर्म बायर रिलेशनशिप। कॉफी ने $2.13 बिलियन छुआ। 2028 तक 2.6 से 3.2 बिलियन डॉलर का टारगेट है और इंडिया अभी अपनी प्रोडक्शन 2047 तक 4.03 लाख टन से बढ़ाकर 9 लाख टन करने की तैयारी में है। यह एम्बिशन है 2047 तक और यह एम्बिशन कॉफी की कहानी को और बड़ा करेगी। अब चलते हैं अगली खबर पर, जो सीधे भारत के किसान से जुड़ी है। 4 अप्रैल 2026 को इंडियन पोटाश लिमिटेड यानी आईपीएल ने एक ग्लोबल टेंडर निकाला 25 लाख मीट्रिक टन यूरिया की खरीद का। वेस्ट कोस्ट के लिए 15 लाख टन, ईस्ट कोस्ट के लिए 10 लाख टन। शिपमेंट्स 14 जून तक लोड होनी है, बिड्स 15 अप्रैल तक। तो क्यों जरूरी है यह टेंडर? तो दोस्तों, यूरिया भारतीय एग्रीकल्चर का सबसे जरूरी फर्टिलाइजर है। चावल हो, मक्का हो, सोयाबीन हो, सभी खरीफ फसलों के लिए यह सबसे क्रिटिकल है। और अभी 3 समस्याएं एक साथ हैं। पहली, वेस्ट एशिया में वॉर। ईरान, कतर ये नेचुरल गैस के बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। नेचुरल गैस से यूरिया बनता है। वॉर ने गैस सप्लाई डिस्टर्ब की। इधर इंडिया की डोमेस्टिक यूरिया प्रोडक्शन मार्च 2026 में 18 लाख टन रही, जबकि पिछले महीने 24 लाख टन थी, यानी डोमेस्टिक आउटपुट 25% गिर गया। दूसरी, हॉर्मुज बंद, फर्टिलाइजर शिपमेंट्स फंस गई, ग्लोबल फर्टिलाइजर प्राइसेस ऊंचे हो गए हैं। और तीसरी दोस्तों जो समस्या है वो है खरीफ सीजन आ रहा है। खरीफ सीजन जून जुलाई में बुआई शुरू होगी और अगर यूरिया समय पर नहीं पहुंचा तो फिर क्या होगा? तो इसका असर, इसका इंपैक्ट यील्ड पर पड़ेगा, फूड प्राइसेस पर इसका असर पड़ेगा। आईपीएल जो इंडिया के लिए फर्टिलाइजर इंपोर्ट का नोडल एजेंसी है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फर्टिलाइजर बायर है, वो अर्ली एक्शन ले रहा है। 14 जून की शिपिंग डेडलाइन इसीलिए है ताकि जून के मिडिल तक यूरिया पोर्ट्स पर पहुंचे, मिलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हो और जुलाई की बुआई से पहले किसान के खेत तक पहुंचे। दोस्तों, ये भारत की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने पहले कहा था कि वॉर का असर फार्मिंग सप्लाईज पर नहीं होगा और यह टेंडर उसी प्लानिंग का हिस्सा है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म सवाल भी है दोस्तों। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा यूरिया इंपोर्टर है और यूरिया का फीड स्टॉक नेचुरल गैस और वो मिडिल ईस्ट और रशिया से आता है। जब तक इंडिया अपनी डोमेस्टिक नेचुरल गैस सप्लाई नहीं बढ़ाएगा या सेकेंड जनरेशन बायो फर्टिलाइजर्स को स्केल नहीं करेगा, तब तक यह डिपेंडेंसी बनी रहेगी। हर युद्ध में यही टेंडर निकलेगा, हर वॉर में यही स्क्रैम्बल होगा और हमें इससे निजात पानी ही होगी। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन डोमेस्टिक यूरिया प्रोडक्शन बढ़ाना और बायो फर्टिलाइजर अल्टरनेटिव डेवलप करना, और वो अभी भी एक इनकम्प्लीट एजेंडा है। दोस्तों, अब एक ऐसी खबर जो इंडिया के लिए भी अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश दुनिया के सबसे बड़े गारमेंट एक्सपोर्टर्स में से एक, आरएमजी यानी रेडीमेड गारमेंट्स, और यह देश की 81% एक्सपोर्ट अर्निंग्स का सोर्स है दोस्तों। और वो इंडस्ट्री आज बांग्लादेश की संघर्ष कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के पहले 8 महीनों में बांग्लादेश के गारमेंट एक्सपोर्ट्स 3.73% गिरकर $25.79 बिलियन पर आ गए, जो पिछले साल $26.79 बिलियन था। यूरोपियन यूनियन में जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा मार्केट है, 48% शेयर के साथ गारमेंट एक्सपोर्ट्स जुलाई-नवंबर पीरियड में 1.03% फिसल कर $7.83 बिलियन पर आ गए। और जनवरी 2026 में यूरोपियन यूनियन में बांग्लादेश का गारमेंट एक्सपोर्ट 25% गिरा, एक ही महीने में। क्यों? तो
तो इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला जो बड़ा कारण है वो है यूरोप में कंज्यूमर डिमांड कमजोर है। और कमजोर होने का कारण क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊंचा है, इन्फ्लेशन है और रिटेल स्पेंडिंग कम हो रही है। दूसरा, और ये जो दूसरा वाला है दोस्तों, ये नया और दिलचस्प है, शीन और तेमू का उदय। जी हाँ, शीन और तेमू का उदय 2025 में यूरोपियन यूनियन में 5.8 बिलियन डॉलर लो वैल्यू आइटम्स 150 यूरो से कम एंटर हुए और इनमें से 91% चीन से आए। शीन और तेमू डायरेक्ट टू कंज्यूमर ई कॉमर्स मॉडल पर काम करते हैं। कंज्यूमर सीधे चीन से ऑर्डर करता है, कोई होलसेल नहीं है और कोई बीच में बांग्लादेश नहीं है। यह एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है ट्रेडिशनल होलसेल मॉडल जिस पर बांग्लादेश की इकोनॉमी टिकी है, अब वो स्लो हो रही है। यूरोपियन यूनियन ने फरवरी 2026 में स्मॉल पार्सल कस्टम्स ड्यूटी रूल्स में चेंजेस किए जो कुछ हद तक ट्रेडिशनल एक्सपोर्टर्स को मदद करेंगे, लेकिन यह ट्रेंड परमानेंट है। तीसरा, एलडीसी ग्रेजुएशन। नवंबर 2026 में बांग्लादेश लीस्ट डेवलप्ड कंट्री स्टेटस से ग्रेजुएट होगा। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यूरोपियन यूनियन में जो ड्यूटी फ्री एक्सेस था बांग्लादेश के पास वो चला जाएगा, हायर टैरिफ्स लगेंगे और कंपटीशन बढ़ेगा। तो दोस्तों, बांग्लादेश की यह कहानी इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, असर भी है, अवसर भी है। यूरोपियन यूनियन इंडिया एफटीए की बात चल रही है, अगर वो हो जाए तो इंडिया के टेक्सटाइल और गारमेंट एक्सपोर्टर्स को यूरोपियन यूनियन में ड्यूटी एडवांटेज मिलेगा और बांग्लादेश के जो बायर्स हैं वो अल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे। इंडिया, वियतनाम दोनों उस क्यू में हैं, लेकिन इंडिया को भी अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपग्रेड करनी होगी, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लाने होंगे, सस्टेनेबिलिटी कंप्लायंस होना होगा, स्पीड टू मार्केट हमें करनी होगी और यह 3 चीजें जो शीन तेमू के युग में जरूरी हैं। बांग्लादेश की तकलीफ इंडिया के लिए एक विंडो है, लेकिन वो विंडो तभी खुलेगी जब इंडिया रेडी होगा। तो बिग पिक्चर कंक्लूजन क्या है? तो दोस्तों, आज हमने 5 खबरें देखी हैं। यूएस में राइस मिलिंग बूम, कर्नाटक का आम और राजस्थान की मेहंदी, बीकानेर का भुजिया, सब गल्फ क्राइसिस में फंसे। कॉफी ने 2.13 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड बनाया। इंडिया ने 25 लाख टन यूरिया का टेंडर निकाला और बांग्लादेश का गारमेंट सेक्टर शीन तेमू की नई इकोनॉमी से टकरा रहा है। इन सबको मिलाकर एक तस्वीर बनती है, दुनिया का ट्रेड एक मैसिव डिसरप्शन के दौर में है। एक तरफ जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन है, वेस्ट एशिया में वॉर है, हॉर्मुज बंद है, रूट्स बदल रहे हैं, फ्रेट्स डबल हो रहे हैं और इसने कर्नाटक का आम रोका, राजस्थान की मेहंदी रोकी और बीकानेर का भुजिया रोका और इंडिया का यूरिया इंपोर्ट जो हमेशा गल्फ रीजन डिपेंडेंट था उसे तेजी से डाइवर्सिफाई करना पड़ा। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन है। शीन और तेमू ने ट्रेडिशनल होलसेल को चैलेंज किया, बांग्लादेश इसका शिकार हो रहा है और यूएस का राइस मिलिंग ऑटोमेशन बता रहा है कि जो इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करेगी वो पीछे रह जाएगी। भारत इन दोनों डिस्ट्रप्शंस में कहाँ है? कहीं आगे है तो कहीं पीछे है। कॉफी में हम आगे हैं, 2.13 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड और यूरोपियन यूनियन, रशिया, इटली डाइवर्सिफाइड बायर्स हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं। यह मॉडल काम करता है दोस्तों। वेस्ट एशिया एक्सपोर्ट क्राइसिस में है, अभी वल्नरेबल है। कर्नाटक के किसान गल्फ की जगह सिंगापुर को देख रहे हैं और यह सही कदम है, लेकिन यह शिफ्ट इंस्टेंट नहीं होती। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, सर्टिफिकेशन चाहिए होती हैं, बायर रिलेशनशिप चाहिए होती हैं। यूरिया में सही डायरेक्शन में हम लोग हैं, आईपीएल का टेंडर प्रोएक्टिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डोमेस्टिक प्रोडक्शन और बायो फर्टिलाइजर अल्टरनेटिव्स वो एजेंडा हमारा अधूरा है। बांग्लादेश की गारमेंट वाली खबर से हमको अपॉर्चुनिटी दिखती है, लेकिन इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अपग्रेड करना होगा। यूरोपियन यूनियन इंडिया एफटीए फाइनलाइज होना ही होगा। 3 बातें जो आज की बिग पिक्चर से निकलती हैं। पहली, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन अब ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। एक रीजन बंद हुआ, ट्रेड रुकना नहीं चाहिए। कर्नाटक के मैंगो ग्रोवर्स यह सीख रहे हैं, इंडिया को यह सिस्टमेटिकली करना ही होगा। और दूसरी, वैल्यू एडिशन ही असली प्रोटेक्शन है। कॉफी का रिकॉर्ड इसलिए बना पाए दोस्तों हम, क्योंकि इंडिया ने प्रोसेस्ड कॉफी, स्पेशलिटी कॉफी एक्सपोर्ट किया, रॉ कमोडिटी की जगह ब्रांडेड प्रोडक्ट। जब तक इंडिया रॉ एक्सपोर्ट्स ही करता रहेगा,
प्राइस तो ग्लोबल मार्केट ही तय करेगी। प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग वो मार्जिन इंडिया के हाथ में लेकर आती है। और तीसरी वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का जवाब टेक्नोलॉजी से ही देना होगा। और यूएस का राइस मिलिंग ऑटोमेशन, शीन तेमू का ई-कॉमर्स डिस्ट्रप्शन और बांग्लादेश का संघर्ष, ये सब बता रहे हैं जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करेगा वो मार्केट खो देगा। इंडिया को अपनी एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स और रिटेल प्रेजेंस सबको टेक इनेबल करना होगा। दोस्तों, आज की बिग पिक्चर का सार एक ही लाइन में, जब दुनिया बदलती है तो जो अडेप्ट नहीं करता वो पिछड़ जाता है और जो अडेप्ट करता है वो रिकॉर्ड बनाता है। कॉफी ने रिकॉर्ड बनाया, आम को भी वो रास्ता चाहिए। हमें कोडक, कोनिका या नोकिया नहीं बनना। यही है आज की बिग पिक्चर। धन्यवाद, नमस्ते।